हेलो, वेलकम टू माय चैनल वीके क्रिएटिव नॉलेज एकेडमी में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज फिर से हम जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर का पार्ट 2 आप लेके आपके सामने आए हैं। यह चैप्टर में हम लोग कुछ सारांश में बताए थे कि कोशिका की खोज कैसे हुआ, कोशिका के विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस किस प्रकार के तथ्य दिए। इससे पहला पार्ट में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि पादप कोशिका किसे कहते हैं, या कोशिका पादप कोशिका के अंगक तथा जंतु कोशिका के विभिन्न प्रकार के अंगक जो पाए जाते हैं किस किस प्रकार के पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, दूसरा में आता है कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका ये है पादप कोशिका, और पादप कोशिका के बाहरी आवरण को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। यह सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज अत्यधिक जटिल कोशिका होता है, जटिल कारक होता है। यह पौधों का संरचनात्मक दृढ़ता भी प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासन द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। मतलब कि पादप कोशिका में परासन विधि के द्वारा अत्यधिक पानी का अगर उसमें हानि होता है या निकल जाता है तो उसमें कोशिकाओं के आंतरिक भाग क्या होते हैं? संकुचित हो जाते हैं। कोशिका के आंतरिक भाग सहित अन्य भाग की संकुचन हो जाता है, जिस घटना को हम लोग जीवद्रव्य संकुचन कहते हैं। देखते हैं हम लोग कि परासन द्वारा जल का अवशोषण की क्षमता न कि मृत कोशिकाओं में होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि पादप की जो बाहरी कोशिकाएं होती है वो जनरली मृत कोशिकाएं होती है। इन मृत कोशिकाओं में न ही जल अवशोषण करने की क्षमता होती है, न उत्सर्जन करने की क्षमता होती है। पादप की आंतरिक कोशिकाओं में ही, ये आंतरिक कोशिकाओं को ही जीवित कोशिकाएं कहते हैं, और इन्हीं कोशिकाओं में परासन विधि होगा या फिर संचयन विधि होगा। ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप आंतरिक विधि में होता है। ये बाहरी आवरण जो होता है पादपों का वो मृत कोशिकाओं का बना होता है, जो पौधों का दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करता है। कोशिका भित्ति पौधे, कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षा कम तनु विलयन अल्पप्रसारदायी विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। ये हो गया कि कोशिका भित्ति जो है, जिस प्रकार से कोशिका भित्ति होती है उसी प्रकार से कवक तथा बैक्टीरिया की कोशिकाओं की अपेक्षा कम तनु विलयन में बिना फटे हुए। मतलब कि कहते हैं कि कोशिका भित्ति जो पादप कोशिकाएं होती है, ये सामान्यतः अगर द्रवित विलयन अगर इसके पास ज्यादा चला जाए तो ये उसे प्रभावित नहीं होती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कवक और बैक्टीरिया जो असमान इसके अनुकूल जब तक अनुकूलित वातावरण नहीं मिलता है तब तक ये पर्यावरण में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कवक बैक्टीरिया में एक बाह्य आवरण कठोर आवरण का बना होता है। यह कठोर आवरण तभी सक्रिय होते हैं जब अनुकूल परिस्थिति इनके लायक आता है, तभी ये बाह्य आवरण फटता है और यह बैक्टीरिया से बाहर आकर के बाह्य पर्यावरण में अपनी वृद्धि को ये दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है? केंद्रक जो होता है, केंद्रक कोशिका इसमें है छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कोशिका के अंदर जो केंद्रक है वो केंद्रक झिल्ली के अंदर संगठित रहता है, और वह छोटे छोटे छिद्र होता है जिसके कारण कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है इसके अंदर आ पाता है और बाहर से और इसके अंदर और बाहर आना जाना कर सकता है। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि जंतु कोशिका में ये बाहरी आवरण परासरण विधि के द्वारा जल तथा गैसों का आवागमन होता है, उसी प्रकार से यह केंद्रक में भी जीव द्रव्य उसके अंदर प्रवेश करता है और उससे खनिज पदार्थ अंदर जाता है और बाहर, इस प्रकार से उसमें द्रवों का आदान प्रदान होता रहता है। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छायाकार दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए
अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए के क्रियात्मक खंड जो जीन कहते हैं, जो कोशिका विभाजन नहीं हो पा रहा, डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ जैसे हम लोग कहते हैं डीएनए क्या है, क्रोमोसोम में क्या होता है। जब कोशिका का विभाजन होता है, समझता हम लोग देखते हैं कोशिका विभाजन के समय बहुत से एकल कोशिकाएं आपस में ही विभाजित हो जाती है और यह दो भाग में विभाजित होकर के ये टूट जाता है और ये अलग कोशिका बन जाता है, ये अलग कोशिका बन जाता है। उसी ये कोट यहाँ से टूटा और ये अलग कोशिका बन गया और यहाँ से ये अलग कोशिका बन जाता है। लेकिन जब कोशिका अभी एक है तो ये कोशिका पहले ऐसे निर्मित होता है टूटने से पहले, और इसके अंदर का जो केंद्रक है, यह केंद्रक इस लंबी आकृति में दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यह केंद्रक विभाजित होने से पहले क्या होता है, छायाकार आकृति में दिखाई देने लगता है। तो उससे पहले जब कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है तो यह जो केंद्रक है उसके अंदर जो संघटक है क्रोमेटिन में दिखाई देने लगता है। जब ये कोशिका के अंदर ये धागे समान संरचना है जिसको हम लोग क्रोमेटिन कह रहे हैं, वह क्रोमेटिन को हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। यह गुणसूत्र जो है जो माता पिता के कैरेक्टर को अगले पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। इसमें संघटक पाए जाते हैं, डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल यह आनुवंशिक गुणों को अपने अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने में मदद करता है। जैसे ही कोशिका का विभाजन होने लगता है उसमें यह संगठक जाकर के कोशिका जिसको बोलते हैं गुणसूत्र में आकर के इकट्ठा होना शुरू होता है, और यह जैसे ही कोशिका का विभाजन होता है तो उसके साथ साथ यह धागे समान संरचना है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे पैतृक गुणों का स्थानांतरण होता है। अब आएगा कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरिया जैसे एकल कोशिकीय जीवों में बहुत से कोशिकीय जीवों में देखेंगे कि इसमें जो कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है, हल्का हल्का झुर्रीदार होता है जो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के श्रेणी में लेते हैं। यह पूर्ण विकसित कोशिकाएं नहीं होती है जिसमें केंद्रक स्पष्ट रूप से विकसित नहीं होता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। सबसे पहले कोशिका का जब निर्माण होता है, सबसे पहले कोशिका जो आई उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक्स कोशिका, इन कोशिका के बारे में समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का मतलब होता है पहला और कैरियोटिक्स का मतलब होता है कोशिका। पहला कोशिका जो हमारे धरती पर निर्मित हुआ, उन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित था। मतलब केंद्रक झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले जितने भी संघटक थे वह कोशिका में ही, कोशिका झिल्ली के अंदर में वो संग्रहित था, एक विशेष संरचना में नहीं था, जिसके कारण से उसकी क्रिया में विभिन्न प्रकार के दिक्कत होता था। इसके बाद जब कोशिका बना, मतलब ये कोशिका है, इसमें केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से नहीं है, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। दूसरा में जब देखते हैं बना है, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका, इस कोशिका में केंद्रक जो था एक अपना केंद्रक झिल्ली के अंदर सुसंगठित था, जिसके कारण से उसके विभाजन में बहुत ही सरलता होता था। उसके भाग हैं जो संघटक है, केंद्रक संघटक, वो आसानी से एक कोशिका से दूसरे कोशिका में विभाजित होकर के समान रूप से
बढ़ जाता है। में कुछ हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया जैसे जीव आता है यूकैरियोट्स में, जिसका केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से नहीं होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आते हैं। इन यूकैरियोट्स वाले जीव वैसे जो होते हैं जिनका शरीर का निर्माण जटिलता होता है, जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर होते हैं, जिनका शरीर की कोशिकाएं में केंद्रक झिल्ली स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। इन्हें यूकैरियोट्स की कोशिकाएं कहा जाता है। कोशिकांग किसे कहते बोल सकते हैं? कोशिका का अंग, कोशिका का अंग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का अंग क्या क्या है हम लोग देखते हैं। कोशिका में विभिन्न प्रकार के अंगक पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाते हैं अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड तथा राजधानी, ये सब कोशिका के अंग कहलाते हैं। अब कोशिका के अंग के बारे में हम लोग एक एक करके जरा पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि कोशिका के अंग के बारे में। पहला हम लोग देख रहे हैं कि ER जिसको बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। यह अंतर्द्रव्य जालिका क्या है, हम इसको बोर्ड पे लिख दिए हैं जिससे आपका समय की बचत हो, है ना। इसको हम लोग बताते हैं क्या होता है। अंतर्द्रव्य जालिका जो है, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी तथा गोल या आयताकार थैलुस की तरह दिखाई देती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला को बोलते हैं खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं RER। इसे सूक्ष्मदर्शी से अगर देखते हैं तो यह खुरदुरी दिखाई देता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं, राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसके कारण से यह खुरदुरी दिखाई देता है। यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, जो ER के सहायता से कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है ना। मतलब कि जो RER है उसमें राइबोसोम चिपके होते हैं और यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो ER की सहायता से कोशिका के विभिन्न भागों में भेज देता है। दूसरा घटक इसमें है SER, जिसे हम लोग कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। यह वसा तथा लिपिड्स के अणुओं के बनाने में सहायता करता है। क्या करेगा? यह वसा और लिपिड्स का अणु को निर्माण करने में सहायता करता है। यह कोशिका क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करती है। तो यह हमारा ER हो गया। हम लोग ये पूछते हैं कि कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होगा। क्वेश्चन में ये आएगा कि कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो कोशिका के RER में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। दोबारा क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका में वसा और लिपिड्स का निर्माण कहाँ होता है। तो कोशिका में वसा और लिपिड्स का निर्माण अंतर्द्रव्य जालिका के SER में होता है। SER जिसको बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में प्रोटीन, वसा और लिपिड्स का निर्माण होता है। यह वसा और लिपिड्स जो है कोशिका क्रिया के लिए, उसकी क्रियाओं में विभिन्न प्रकार की जो क्रिया होता है उसमें भी मदद करता है। और कुछ वसा तथा प्रोटीन कोशिका झिल्ली, जो कोशिका के बाहरी आवरण का निर्माण करने में मदद करता है। और कोशिका के ER जो अन्य प्रकार के रासायनिक क्रियाओं में कोशिकाओं की मदद करता है। तो ये बच्चों, ये आप अच्छा से इसको नोट कर लीजिए और यही आपका एक टॉपिक का है, इसको आप याद कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो टॉपिक है ER आपको समझाया हुआ है। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि गाल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, यह तीनों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इतना के लिए थैंक यू।